हाँ तो देखो बच्चों, अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर वैसे हमने पिछले लेक्चर्स में करवा दिए थे, मतलब साथ साथ हमारे क्वेश्चन आंसर भी करते चलते रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और जरूरी क्वेश्चन आंसर। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ये इस क्वेश्चन में एक्चुअली 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो ये अगर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो इसमें आपके 4-5 क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी, यानी नीचे जो 4 ये रिएक्शन लिखे होंगे इनमें से ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि यहाँ से नाम से पता चल रहा है, एन का मतलब होता है एंटर, एंटर करते हैं ना, एंटर, ठीक है। तो जिसमें गर्मी या एनर्जी एंटर करे उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यार ये मैंने बहुत प्यार से समझाया हुआ है, ठीक है, क्या ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है एंडोथर्मिक क्या होती है और एक्सोथर्मिक क्या होती है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे बस इसको ये समझो, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन करवाने के लिए हमें उसको कोई एनर्जी देनी पड़े या उसको गर्म करना पड़े, या गर्म करना पड़े या एनर्जी देनी पड़े, बात एक ही है। गर्म कर दे तो उसको हीट एनर्जी देते हैं, समझा। अब देखो पहला रिएक्शन देखते हैं, ये है बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना। देखो जब हम कोयले को जला रहे हैं तो क्या हम उसको गर्मी दे रहे हैं, उसके अंदर से गर्मी हमें मिल रही है, काफी obvious बात है, उसके अंदर से गर्मी हमें मिल रही है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे इसका पार्ट है डी। डी है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, श्वसन, सांस लेना। जब हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवाई थी तो हमारा एक क्वेश्चन ये भी आया था कि बताओ सांस लेना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो रेस्पिरेशन यानी सांस लेना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें से हमें एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी देते नहीं है। देखो हम जो अपने दिन भर में पूरे काम करते हैं, जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी है बॉडी के अंदर, और वो बॉडी के अंदर एनर्जी कहां से आती है, सांस लेने से। ये काफी डिटेल में समझाया हुआ है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लेक्चर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है बी, तो अच्छा तो ये तो नहीं है, ये भी एंडोथर्मिक नहीं है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना। तो देखो जब पानी का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है, पानी ना टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इसको तोड़ने के लिए ना इसके अंदर से बिजली पास करानी पड़ती है, ठीक है ना, बिजली पास करानी पड़ती है इसके अंदर से, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे H2O से ये रिएक्शन करवानी है, अगर मुझे ये वाली रिएक्शन करवानी है, मैं इसमें बिजली पास नहीं कर रहा, तो क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। सुनवाया, तो ये रिएक्शन करवाने के लिए मुझे इसको बिजली देनी पड़ रही है, एनर्जी मुझे इसको देनी पड़ रही है, तो मैं अपने पास से एनर्जी दे रहा हूं, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी घुस रही है, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। आया ना समझ में, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिन रिएक्शन को कराने के लिए हमें किसी भी टाइप की एनर्जी उनको देनी पड़ती है। यहाँ पे देखो अब आता है बी। बी होता है फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों 6th क्लास से हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पेड़ पौधों का जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस। अब देखो जैसे हम अपना खाना बनाते हैं, हमने भगोना लिया, उसके अंदर चावल रख दिए, चावल में पानी वानी मिला दिया, गैस जला दिया, ठीक है, बिरयानी बनानी हमने। लेकिन देखो बिरयानी बनाने के लिए हमने उसको गर्म किया ना, तो हम उसको गर्मी कैसे देते हैं, हम गैस वाली गर्मी देते हैं ना, गैस से एलपीजी से उसको गर्मी देते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होगा यार, देखो पेड़ पौधों के पास गैस है क्या, मतलब एलपीजी है पेड़ पौधों के पास नहीं है, तो पेड़ पौधे अपना खाना जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो सूरज की रोशनी से बनाते हैं, यानी सनलाइट से जो गर्मी मिलती है उस गर्मी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कराने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज की गर्मी लेते हैं। अगर सूरज की गर्मी उनको नहीं मिलेगी, यानी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी सनलाइट की, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कराने के लिए एनर्जी लेनी पड़ रही है, और कौन सी एनर्जी लेनी पड़ती है, सनलाइट की एनर्जी। तो समझे ये क्या हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी जा रही है। कौन सी एनर्जी जा रही है, सनलाइट की हीट एनर्जी, सूरज की रोशनी की हीट एनर्जी, ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन आता है इसी बेस पे, बताओ फोटोसिंथेसिस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, तो ये मैंने बता दिया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए सूरज की रोशनी जाती है पेड़ पौधों के अंदर, यानी सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। अगर सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हाँ तो देखो बच्चों, अब हमारे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी होती है और उसको बैलेंस करो, यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखो बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे हमने 2 लेक्चर्स काफी बड़े बड़े करे हैं,
और उन 2 ही लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, देखो उन दोनों लेक्चर में मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं किया, मैंने वो मेथड यूज नहीं किया कि यार चलो यहाँ पे 4 कम पड़ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बढ़ गया तो चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने ये वाला तरीका यूज नहीं किया, मैंने सिंपल एकदम बच्चों वाला तरीका यूज किया है। ठीक है, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, वो हिट एंड ट्राई मेथड नहीं है, वो मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं है, ये एकदम नया मेथड है, मैंने खुद बनाया है। ये बटन और ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ तो वो देख लेना। बैलेंसिंग देखो 2 वीडियो है बैलेंसिंग के ऊपर, 2 वीडियो। ठीक है ना, दोनों में अलग अलग मेथड है और दोनों में ही मल्टीप्लीकेशन नहीं है दोनों में। ठीक है ना, दोनों देख लेना उसको जाके। वैसे तो एक से ही आपका काम बन जाएगा। हाँ तो देखो बच्चों, अब हमारा ये क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। यानी एक सॉल्यूशन होता है, एक कंपाउंड एक्स का एक सॉल्यूशन है जिसको सफेदी के लिए यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, ये सफेदी की रिएक्शन मैंने काफी डिटेल में बताई थी कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, लेकिन मैंने काफी डिटेल में उस वीडियो में बताई थी कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये जो एक्स होता है, सबसे पहले ये क्या होता है हमारा सफेद। ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपको सफेदी की पूरी रिएक्शन याद होगी। तो सफेदी की पूरी रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइट, हिंदी में इसको बोलते हैं चूना, बुझा हुआ चूना, कच्चा चूना। ठीक है, इसके अंदर मिला देते हैं पानी तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस होता है, ये इसको बोलते हैं स्नैक लाइन। ठीक है, देखो ये रिएक्शन हमने काफी डिटेल में समझाई हुई थी। तो ये पहली रिएक्शन हो गई। फिर उसके बाद ये आ जाती है, देखो ये CaOH2, ये जो होता है ये पेंट होता है। ठीक है, मतलब चूने में पानी मिला दोगे तो वो पेंट बन जाता है। फोटो दिख रही होगी आपको ये, ठीक है ना, जो फोटो दिख रही है ना वो होता है पेंट। अब इसको जब हम दीवारों पे लगा देते हैं तो ये घर में मौजूद, कमरे में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके CaCO3 यानी ये पेंट बना देता है। ठीक है, सॉलिड पेंट। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन है, सफेदी की पूरी रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इस एक्स का नाम बताओ, पहला क्वेश्चन, और इस एक्स की रिएक्शन लिख के बताओ पानी के साथ। तो देखो पानी के साथ तो ये वाली रिएक्शन हो रही है ना, तो हमने मतलब सेकंड पार्ट में इसमें ये आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, तो ये वाली रिएक्शन तुम लिख दोगे इस एक्स की पानी के साथ। तो यहां से साफ पता चल रहा है ये एक्स क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, क्योंकि सफेदी के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। तो देखो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ये पता होना चाहिए। देखो अगर ये रिएक्शन आती है ना आपको, ये रिएक्शन यानी यहां से लेके यहां तक पूरी ये रिएक्शन आती है, तो आप इसमें से सारे क्वेश्चन कर दोगे। बस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि ये एक्स है, ठीक है ना, कि एक्स का नाम बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के। बहुत मतलब कहते हैं ना, मतलब बच्चों को परेशान करने के लिए डरा देते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आपको उसकी केमिकल रिएक्शन याद होगी तो आप वो बड़े ही आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमारे अगले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन अब ये है हमारा, तो व्हाई इज डाइजेशन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डाइजेशन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है, कि हम जो खाना खा रहे हैं उसका पाचन हो रहा है, पाचन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है। तो ये हमने काफी डिटेल में बताया हुआ है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में, उसके लेक्चर में। ठीक है, तो उसको जाके देख लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब देखो वहां पे डिटेल में बताया, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बस ये समझो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बड़ी चीजों का छोटे में टूट जाना। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर मौजूद स्टार्च वो पाचन होने पर छोटे छोटे ग्लूकोज में टूट जाता है, यानी एक बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों में टूट जाती है, इसलिए डाइजेशन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में समझा दिया, हमने डिटेल में समझाया हुआ कॉम्बिनेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल में। ठीक है, अब ज्यादा फायदा नहीं है हमारा उसमें डिटेल में जाने का, क्योंकि ज्यादा फिर वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, व्हाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में बेहतर ज्यादा तरीके से तब आएगा जब आप थर्ड चैप्टर भी पढ़ लोगे, क्योंकि थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा मेटल के बारे में। यहाँ पे थोड़ी सी हिंट मैं दे देता हूँ उसको, क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है, यानी मेटल की प्राप्ति। तो देखो जब हम मेटल प्राप्त करते हैं ना, धातु हासिल करते हैं, एक चीज बताता हूँ। देखो अगर मान लो तुम लोहे की खदान में जाओगे तो तुम्हें लोहा पूरा का पूरा लोहा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, एक साथ लोहा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। अभी आपको एक फोटो दिख रही होगी, वो लोहा नहीं है, लोहे के साथ कुछ और चीज भी मिक्स है। ठीक है ना, तो अगर मैं लोहे की खदान में जाता हूं तो मुझे लोहे के साथ ये भी मिलेगा Fe2O3, अकेला लोहा नहीं मिलेगा, वो लोहे के साथ कुछ ना कुछ मिक्स रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसके अंदर से लोहा हासिल करना है तो मुझे तो इसका डिकम्पोजिशन कराना पड़ेगा ना। आए समझ में, अगर मुझे यार एक बार बताओ, मुझे इसके अंदर से लोहा हासिल करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जब मैं इसको तोड़ दूंगा तो आयरन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब मैंने इसका क्या कर दिया, डिकम्पोजिशन कर दिया। ये
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम क्या करते हैं, मेटल के एक बड़े कंपाउंड को तोड़ देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे कंपाउंड से, जिसमें से हमें आयरन यानी मेटल हमें मिल जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये कॉपर हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, कॉपर ऑक्साइड मिलता है, जहां पे भी पड़ा हुआ मिलता है ना, जैसे मान लो हम जा रहे हैं खदानों में पड़ा हुआ मिला कॉपर ऑक्साइड का पीस, तो वो कॉपर नहीं, कॉपर ऑक्साइड है, तो अगेन मुझे इसमें से कॉपर चाहिए ना, तो ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, तो इसकी मैं रिएक्शन करा दूंगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कोई भी रिएक्शन करवाए चाहे, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आया ये? तो देखो बच्चों, यही जो सेम क्वेश्चन होता है ना, देखो अगर आपको ये चीज पता होगी तो इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेता है, यानी इसका रूप बदल देता है। तो देखो मैं पढ़ के बता देता हूं क्या है ये क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट several metals from their natural occurring compounds like oxides and chloride। इसका मतलब ये है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज होती है मेटल को उसके इसके अंदर से, इसको और बोलते हैं, ठीक है, मेटल को उसके कंपाउंड से हटाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो काफी ऑब्वियस बात है, हमने पढ़ी तो अभी यहाँ पे कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले और क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ पे अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिल्म, यानी क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम डाल देते हैं लोहा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन की सही हिंदी ये है कि डाइल्यूट HCl को हम लोहे के ऊपर डाल देते हैं, आयरन फिल्म यानी लोहे के पाउडर के ऊपर डाल देते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, ये देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती होगी ना, तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आराम से कर देंगे। थोड़ा मैं बता देता हूँ, देखो हमारे पास है यहाँ पे क्या, डाइल्यूट HCl, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl होता है लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये डाइल्यूट क्या है, ये यहाँ पे ये बोल रहा है ना डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड, ये चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास HCl है, इसके अंदर हमने डाल दिया लोहा, लोहा होता है Fe सॉलिड। यहाँ पे रिएक्शन देखो ये हो रही है, तो एक्चुअली क्या होगा, देखो ये लोहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। एक्चुअली क्या होता है, लोहा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर होता है। तो जब लोहा हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, तो लोहा हाइड्रोजन को मार के भगा देगा, यानी लोहा हाइड्रोजन को मार के भगा देगा और लोहे हाइड्रोजन का क्लोरीन ले लेगा। ठीक है, तो ये देखो हाइड्रोजन के क्लोरीन पे कब्जा कर लेगा ये, और इसको मार के भगा देगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, और ये FeCl में होता है, FeCl2 होता है। देखो अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, बैलेंसिंग अगर आपको नहीं आती है, ठीक है, देखो ये बैलेंसिंग हमने कर दी। बैलेंसिंग की हमने एक वीडियो बनाई हुई है, एक नहीं एक्चुअली 2 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने बिना मल्टीप्लाई करे समझाया, बिना मल्टीप्लाई करे समझे। ये ब्रांड न्यू मेथड है, ये मैंने खुद इन्वेंट किया है। ठीक है, इससे छोटे से छोटे बच्चों को भी मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, 7th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, इसको टिकटॉकर भी कर देगा। ठीक है ना, तो समझो इसको, बहुत आसान तरीका है ये। तो खैर ये समझ में आया ना, तो यहाँ पे बोला व्हाट हैपन क्या होता है। ठीक है, तो इसका देखो तुमने इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। इसमें पहला क्वेश्चन बोला था, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, कि हाइड्रोजन गैस बनी है और आयरन क्लोराइड बना है। तो ये बात तो सही है भाई, पहली चीज, ठीक है, पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, कि क्लोरीन गैस बनी है, तो क्लोरीन गैस थोड़ी बनी है, तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 2 गलत है। पॉइंट नंबर 3 है नो रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो रिएक्शन तो हुई है। यहाँ पे हमारा सी पॉइंट, यानी इनका जो सी पॉइंट है वो भी गलत है। अब यहाँ पे डी पॉइंट है इनका, आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, यानी लोहे का सोल्ट बना है और पानी बना है। तो देखो लोहे का सोल्ट तो बना है, ये लोहे का सोल्ट क्या है, मुझे पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये लोहे का सोल्ट क्या है, तो ये कुछ नहीं है, मत समझो इसको मत समझो, ये चैप्टर नंबर 2 में बहुत थोड़ा सा है, और ये 11th-12th क्लास की बात है। यहाँ पे अगला देखो दूसरा पॉइंट, इसलिए यहाँ पे हिंट के तौर पे दिया है के पानी बना है, तो यहाँ पे पानी थोड़ी बना है, यहाँ पे तो H2 हाइड्रोजन गैस बनी है, तो डी पॉइंट भी गलत है, ओनली 1 पॉइंट सही था। ठीक है, पहला पॉइंट ही सही था। अब और कुछ हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, अब हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो देखो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी देखो 22 मिनट की वीडियो बनाई हुई हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, डिटेल में समझाया, काफी डिटेल में टिकटॉकर वर्सेस एक्टर का हमने एग्जांपल लेके समझाया है। ठीक है ना, तो वो वीडियो देखो ना, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, काफी डिटेल में समझाया हुआ है, डिस्कवरी चैनल का एग्जांपल लिया है, टिकटॉकर का एग्जांपल लिया, एक्टर का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ज्यादा ताकतवर मेटल, ताकतवर का मतलब रिएक्टिव, अभिक्रियाशील। तो यहाँ पे जब भी मैं ताकतवर बोलूं, इसका मतलब ये होता है रिएक्टिव समझो, इंग्लिश वाले हिंदी वाले समझेंगे अभिक्रियाशील। एक ज्यादा ताकतवर मेटल एक कम ताकतवर मेटल को उसकी जगह से हटा देता है और उसके आयन पे कब्जा कर लेता है। जैसे एग्जांपल यहीं पे देखो, ज्यादा ताकतवर कौन था, आयरन ने हाइड्रोजन को हटा दिया,
है ना। आयरन ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया क्योंकि हाइड्रोजन कमजोर था आयरन से। और देखो जब उसकी जगह से हटा दिया तो उसके क्लोरीन पे कब्जा कर दिया, उसके आयरन पे यानी उसके साथी पे कब्जा कर दिया। यानी अगेन ये वही हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक ज्यादा ताकतवर मेटल एक कम ताकतवर मेटल को उसकी जगह से हटा देता है और उसके साथी पे कब्जा कर देता है। अब यहाँ पे अगेन फिर से बता रहा हूँ, ताकतवर नहीं होता एक्चुअली में, ये ताकतवर तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। ताकतवर की जगह क्या लिख के आओगे, रिएक्टिव, अभिक्रियाशील, समझे। हाँ तो देखो बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, समझो जरा। कहता है कि एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, उसके अंदर हम लोहे की कील डाल देते हैं तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट ग्रीन में चेंज हो जाता है और लोहे की कील के ऊपर ब्राउन कलर का कुछ आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो बच्चों, ये ऐसा क्यों होता है ये हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से अगेन ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता टाइम की कमी की वजह से, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, देखो ये लोहा है, लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर का मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। तो लोहा कॉपर को उसकी जगह से मार के भगा देगा और कॉपर का साथी यहाँ पे कौन है, सल्फेट, SO4, तो कॉपर के सल्फेट को ले लेगा। तो समझ में आया, यहाँ पे कॉपर का सल्फेट इसने ले लिया और कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, अकेला बेचारा कॉपर बाहर आ गया। तो देखो रिएक्शन से पहले जो हमारे पास लिक्विड चीज होती है, हाँ यहाँ पे ये बोलते हैं कि कॉपर के अंदर ना लोहे की कील डाल देते हैं, तो लोहे की कील डाल देते हैं मतलब लोहा डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले जो हमारे पास लिक्विड चीज होती है वो होती है कॉपर सल्फेट, उसका कलर होता है ब्लू। रिएक्शन होने के बाद लिक्विड चीज कॉपर सल्फेट नहीं होती, रिएक्शन होने के बाद लिक्विड चीज हो जाती है फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट, उसका कलर हो जाता है ग्रीन, क्योंकि लिक्विड चीज बदल गई जिसका कलर भी हो जाता है ग्रीन। अब बात आती है कि ये जो कॉपर था, कॉपर गया कहाँ, उस लिक्विड चीज के अंदर जब कॉपर था तो कॉपर गया कहाँ, तो कॉपर लोहे की कील के ऊपर आकर चिपक जाता है। ठीक है, लोहे की कील के ऊपर आकर चिपक जाता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का कुछ कर देता है। ठीक है, यहाँ पे फोटो में देख लेना, जरा ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, हाँ तो देखो बच्चों अगेन यहाँ पे हमारा फिर से क्वेश्चन आ गया एक्स वाला। देखो बच्चों एक बात बताता हूँ आपको, चैप्टर नंबर 1 के बहुत से क्वेश्चन ना इसमें एक्स करके आता है, एक्स और वाई करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये क्या चीज है, समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है एक्स, यानी चमकदार होता है, एक्स कलर का कोई एलिमेंट होता है, उसको जब हवा में गर्म कर देते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो उस एलिमेंट का नाम बताओ और वो जो ब्लैक कलर की चीज बनी है उसका नाम बताओ। ठीक है, तो देखो ये काम तुम कब कर पाओगे, ये इसमें तुम तुक्का भी नहीं भर सकते ना। अगर तुम इन लोगों को ये रिएक्शन पता होगी तो तुम इसको कर दोगे। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगेन मैं फिर से बताऊंगा, देखो ये जो एक्स वाले क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा नहीं है, ये 8 या 10 क्वेश्चन भी नहीं है कुल मिला के, और यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, बार बार रूप बदल बदल के आते हैं। ठीक है, तो उन एक्स वाले क्वेश्चन को याद करने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, आप किस तरह से फिर वो एक्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप वो केमिकल रिएक्शन ही याद कर दो। ठीक है, ज्यादा रिएक्शन नहीं यार, मैं कह रहा हूं 8 भी मैंने बहुत ज्यादा बोलती, 8 भी बहुत ज्यादा बोलती, रिएक्शन मैंने इतनी भी नहीं है। ठीक है, तो देखो एक रिएक्शन ये रही हमारी, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो एक्स होता है ये होता है कॉपर, तो ये होता है कॉपर, तो इस एक्स का नाम क्या हो गया, कॉपर। डायरेक्ट आपको आंसर बताना है कि एक्स इज कॉपर। ठीक है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं करती मैथमेटिक्स की तरह, एक्स इज कॉपर। अब इसकी रिएक्शन क्या है, जब इसको हवा में गर्म कर देते हैं यानी हीट कर देते हैं, हीट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, तो देखो ये बन जाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो ये ब्लैक कलर का जो होता है ना, ये यही होता है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे बोलते हो ये ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या है, ये हो गया CuO, और ये एक्स क्या है, एक्स हो गया कॉपर। ठीक है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए ये लो, ये हो गई बैलेंस बच्चों की तरह। ठीक है, बैलेंसिंग हमारी दूसरी वीडियो में हमने बताई हुई है 2-2 बार। ठीक है, हर बार मैं उसका प्रमोशन नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, गिव एग्जांपल। के रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और उसके एग्जांपल दो। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और उसके एग्जांपल दो। तो देखो बच्चों, ये रिडॉक्स रिएक्शन ये वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये हमने काफी डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में बताया हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वीडियो में। ठीक है, बहुत डिटेल में, तो देख लेना, उसमें काफी मजा भी आने वाला है आपको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताइए, देखो एग्जाम्पल लिया है टिकटॉकर का वर्सेस यूट्यूब नहीं, टिकटॉकर वर्सेस एजुकेशन का मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, टिकटॉकर वर्सेस पढ़ाई का मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है, तो वो बहुत मजेदार है, मतलब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्या ऑक्सीजन किस में जुड़ा, हाइड्रोजन किस में हटा, हाइड्रोजन किस में जुड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आपको वो चीज समझ में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन सिंपल ये वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, यानी ये वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें
अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देने तो हमने एग्जांपल उसमें काफी दे दिए थे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल। जब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराया था काफी हमने एग्जांपल दे दिए थे। फिर भी देखो एक एग्जांपल में बता देता हूँ, लेट सपोज। हाँ तो देखो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो हमने ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लिया। सबसे पहले होता है जिंक ऑक्साइड, उसमें कार्बन की रिएक्शन करा देते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, तो देखो यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड है, रिएक्शन करने के बाद क्या मिला, ओनली जिंक। तो जिंक ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन जाने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन, और इस कार्बन, ये कार्बन अभी यहाँ पे रिएक्शन के बाद हमें मिला कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में दोनों चीजें हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगेन मैं फिर से बता दूंगा, मैंने 20 मिनट की वीडियो पूरी बनाई हुई, 20-25 मिनट की ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमने एग्जाम्पल लिया है। हमने एग्जांपल लिया था अमीर करवाने वाला, गरीब करवाने वाला, अमीर गरीब टिप्सो करेंगे, सबके हमने एग्जांपल लेके बताया यार। तो 20 मिनट का काम में 2 मिनट में समझा नहीं सकता आपको। ठीक है, तो वो रिएक्शन जाके आप देख लेना। देखो बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत आसानी से समझ में आने वाली है आपको। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम और आगे अपने क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर काफी क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन क्या है। तो देखो कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। तो तुम्हें बताना संक्षारण क्या है। हमने संक्षारण के ऊपर काफी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, फिर भी लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। कोरोजन का मतलब होता है धातु के ऊपर जंग लग जाना, मेटल के ऊपर जंग लग जाना। ठीक है, लोहे के ऊपर भी जंग लगता है, सिल्वर के ऊपर भी जंग लगता है, जिंक के ऊपर भी जंग लगता है। ठीक है, तो समझो इसको, कोरोजन क्या होता है, धातु के ऊपर जंग लग जाना। लेकिन हमने सिल्वर के ऊपर जंग लगता हुआ नहीं देखा, ना ही जिंक के ऊपर जंग लगता हुआ देखा है। हमने किसके ऊपर जंग लगता हुआ देखा अपनी जिंदगी में, सिर्फ लोहे के ऊपर जंग लगता हुआ देखा है। ठीक है ना, इसलिए जो क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो तुम्हारे एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी ना सिल्वर के ऊपर जंग लगने पे नहीं आएगा, ना ही जिंक के ऊपर जंग लगने पे, ना ही और भी मेटल जो होता है उनके ऊपर जंग लगने के लिए नहीं आएगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अगर आएगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन आएगा। ठीक है, लोहे के ऊपर जंग लगने वाले से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो अच्छा फिर बता देते हो कोरोजन क्या है। कोरोजन होता है, कोरोजन क्या है, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन को अगर आसान भाषा में समझो तो धातुओं के ऊपर, मेटल्स के ऊपर जंग लग जाने को बोलता है कोरोजन। और कोरोजन होता क्यों है, क्योंकि धातु उस जगह पे मौजूद, जिस जगह पे धातु रखा हुआ होता है उस जगह पे मौजूद ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। पानी के साथ रिएक्शन करके, यानी ऑक्सीजन और पानी उस धातु के साथ रिएक्शन करके उसको खराब कर देते हैं, उस पर जंग लगा देते हैं। अब तुम ये सोच रहे होगे कि पानी कहां से आएगा, अगर मैं कमरे में यहाँ पे लोहा रख दूं तो इसके अंदर पानी कहां से आएगा, क्या बरसात का पानी आएगा अगर घर वाटर प्रूफ है। तो देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, पानी हवा के अंदर मौजूद होता है, हवा के अंदर पानी मौजूद होता है। एक चीज तुमने सुनी होगी ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, समझ में आया ना। एक चीज होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, हवा के अंदर पानी मौजूद होना, पानी का मिक्स होना। समझ में आया। तो जंग लगने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए। तो ऑक्सीजन हवा से मिलेगा तो पानी भी उसको हवा से ही मिलेगा, हवा के अंदर जो छिपा हुआ पानी होता है। समझे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो बच्चों यानी लोहे पे जब जंग लगता है तो कौन सी रिएक्शन होती है। अब एक चीज देखो यहाँ पे बच्चों, ज्यादातर लोग ना यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि लोहे पे जो जंग लगता है, देखो एक तरफ से देखने में तो यहाँ पे यही लग रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लोहा किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ, क्योंकि लोहे के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो एक तरह से देखने में ये लग रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप इसको लिख के आना, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। समझे। सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा कि वाई, कि क्यों है ये रिडॉक्स रिएक्शन, ये कभी भी नहीं आएगा। अगर आया तो कंपेनी में क्वेश्चन तो वो यही आएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सी रिएक्शन है, तो इसको बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट सिर्फ यही चेक के आना है कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी वो क्या चीजें होनी चाहिए अगर मुझे लोहे के ऊपर जंग लगवाना है तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। समझे। तो देखो बच्चों, लोहे के ऊपर अगर जंग लगाना है तो सबसे पहली चीज तो वो खुद लोहा होना चाहिए। समझे। और जंग कैसे लगता है लोहे के ऊपर, लोहे के ऊपर जंग कब लगता है, जब लोहा रिएक्शन किसके साथ करता है, पानी और हवा के साथ रिएक्शन करता है। समझे। तो बस ये चीज होनी चाहिए ना, यानी मेटल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और पानी होना चाहिए। बस ये 3 चीजें चाहिए। समझे। तो जंग लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं विकृत गंधिता क्या है। तो देखो बच्चों रेंसिडिटी भी हमने काफी डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। रेंसिडिटी होता है खाने का सड़ना, खाना सड़ जाता है तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी हो गया। अब खाना क्यों सड़ता है, खाना इसलिए सड़ जाता है कि खाने के अंदर मौजूद होते हैं फैट और ऑयल्स। वो फैट और ऑयल्स
वो फैट और ऑयल्स यानी तेल इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है, उन फैट और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से खाना सड़ जाता है। तो देखो बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक क्या है। तो देखो बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ चीजें होती है, वो कुछ केमिकल होते हैं जिनको हम खाने के अंदर मिलाते हैं ताकि खाना सड़ने से बच जाए। ठीक है, खाना सड़ता क्यों है? क्योंकि खाने का होता है ऑक्सीडेशन होता है खाने का। ठीक है, खाने का होता है ऑक्सीडेशन, इसलिए खाना सड़ जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, तो देखो बच्चों, एंटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन को रोकने वाला। यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स यानी ऑक्सीडेशन को रोकने वाला। किसी भी चीज के नाम के आगे एंटी लग जाता है ना, तो उसको रोकता है। जैसे एंटीवायरस क्या करता है? वायरस को रोकता है, खत्म करता है। इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेशन को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया ना बात कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? ये वो पदार्थ होते हैं जो हम खाने में मिलाते हैं ताकि खाना सड़ने से बच जाए। अब देखो, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन गैस के साथ पैक क्यों करते हैं? ठीक है, समझो इसको, यानी वो जो चिप्स के पैकेट तुमने देखे होंगे, लेस, कुरकुरे और खट्टा मीठा, खैर जो भी है, मतलब ये होते हैं ना, तो इनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं? ठीक है, तो काफी बहुत ही इसका आसान सा रीजन है। देखो, वो है खाना, चिप्स है खाना, खाने के अंदर क्या होगा? तेल होगा, खाने के अंदर क्या होगा? फैट होगा। उसके अंदर फैट है, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डाल देंगे तो ऑक्सीजन गैस फैट के साथ रिएक्शन करके उसको सड़ा देगी, खाने को खराब कर देगी। इसलिए उसके साथ नाइट्रोजन गैस डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस खाने को सड़ाती नहीं है, खाने के साथ रिएक्शन नहीं करती। नाइट्रोजन गैस खाने के साथ होती है अनरिएक्टिव, वो अभिक्रिया नहीं करती है खाने के साथ। तो जब वो खाने के साथ अभिक्रिया करेगी ही नहीं, तो खाना जैसा है खाना वैसा ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? खाना, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, वो कई दिन तक चल जाते हैं। यानी अगर चिप्स का पैकेट दुकान में आज आया है तो वो अगले 1 महीने 2 महीने तक भी वो पैकेट वो चल जाएगा। समझ में आया? वो सड़ेगा नहीं। यहीं पे अगर उस चिप्स के पैकेट में अगर ऑक्सीजन गैस डाल देते तो वो अगले हफ्ते सड़ जाता। अगले हफ्ते नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर पैकेट जो है वो सड़ जाता और खराब हो जाता। समझ में आया? तो ये लोग थोड़े ना अकलमंद होते हैं।